एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस खूबसूरत सेशन में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। बिल्कुल जीरो से लेकर के हम हाई लेवल तक यानी एकदम मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। एक एक करके चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपको बस बने रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है इस सेशन से। आइए शुरू करते हैं परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन के बारे में कि क्या होता है। पहले समझेंगे कि ये शब्द है क्या परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, फिर इससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे, वो धीरे धीरे सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में इसका जो हेडिंग है वो हम कर लेते हैं। परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन, सबसे पहले ये दोनों में क्या फ़र्क होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो हिंदी होता है वो शायद क्रमचय और संचय के नाम से हम लोग जानते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में नाम देना चाहेंगे तो हम इसे कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो ओनली सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, जिसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अब ये चीज़ें हम क्या कह रहे हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके समझेंगे। हमने क्या कहा कि कॉम्बिनेशंस को अगर मैथमेटिकल टर्म में कहा जाए तो केवल सिलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। क्लियर हो गई। परमुटेशंस में सिलेक्शन भी होता है और अरेंजमेंट भी होता है, यानी परमुटेशंस को ऐसे कह लें कि यहाँ केवल अरेंजमेंट की हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम लोग केवल अरेंजमेंट की बात करेंगे और सिलेक्शन भी यहाँ होता है। अब ये जो दो वर्ड आ गया हमारे सामने, सिलेक्शन और अरेंजमेंट, इसको बारी बारी से समझेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। तो हम छोटे छोटे इंटरेस्टिंग एक दो एग्जाम्पल करेंगे और वो चीज़ें आपको क्लियर कर देगी कि सिलेक्शन क्या होगा और अरेंजमेंट क्या होगा, यानी उसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है और परमुटेशंस क्या होता है। आप देखते हो कि जब हमारे देश की टीम कहीं खेलने जाती है तो वहाँ टोटल 15 प्लेयर होते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। उसमें हम टीम के लिए 11 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। मैच के लिए कितने लोगों को सिलेक्ट करते हैं? 11 लोगों को। तो जो 11 लोगों का सिलेक्शन हुआ वो कॉम्बिनेशन है। बातें समझ रहे हो? क्लियर हो रही है चीज़ें कि जब हम 15 में से 11 को सिलेक्शन किया हमने कि वो आज हमारी टीमें खेलेंगी, रिप्रेजेंट करेगा हमारे देश को, वो होगा कॉम्बिनेशन। अब वो जो 11 सिलेक्ट हुआ है हमारा, उसको जो खेलने का तरीका होता है वो एक ऑर्डर क्रम में होता है, वो एक क्रम में होता है। ये चीज़ें आपको भी पता है। फर्स्ट में कौन प्ले करेगा, सेकेंड स्टेप में कौन प्ले करेगा, थर्ड स्टेप में कौन प्ले करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आया और खेल के चला गया, ऐसा नहीं है ना। एक क्रम होता है बना हुआ उसके लिए, उसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। शायद आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी होगी कि सिलेक्शन क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। फिर से समझिएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे सामने हम लोग के गांव घरों में जो रिश्ता आता है तो आपको पता है गर्ल्स की फ़ोटो आती हैं 10-15 और उसमें आपको एक सिलेक्शन करना होता है, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर 10-15 में 5 का सिलेक्शन कर लेंगे और फिर उसमें 5 को अरेंज कर लेंगे, फर्स्ट बार में इससे, सेकंड बार में इससे, थर्ड बार में इससे। वहाँ अरेंजमेंट नहीं करेंगे हम। समझ में आ रही है आपको? केवल सिलेक्शन करना होता है, वो भी एक फ़ोटो का। बातें समझ में आ गई आपको? तो शायद सिलेक्शन और अरेंजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सिलेक्शन और क्या होता है अरेंजमेंट। तो ये था परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन का जो इंट्रो करते हैं। हम इसके आगे क्या सीखेंगे? इसमें जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ना होता है वो सबसे जो बड़ी बात है वो होती है काउंटिंग की। यानी हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस काउंटिंग पढ़ना है। काउंटिंग कहने का मतलब है कि बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे काउंटिंग का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे हमारे स्कूल में 10 बच्चे हैं और 3 चेयर लगा हुआ है। अब 3-3 के ग्रुप को सिलेक्ट करके बैठाना है चेयर पे। बातें समझ में आ रही है आपको? मतलब 3-3 को काउंट करके चेयर पे बैठाना है। तो कितने सारे तरीके हो सकते हैं उस स्टूडेंट को उस चेयर पे बैठने का। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं हमारे इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। इसका जो यूज है खास करके LRDI जो होता है लॉजिकल रीजनिंग में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
उसके बाद जो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जैसे आप देखे हो कि हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, कितने रेक्टेंगल होते हैं, या स्क्वायर को काट करके हम बनाते हैं, उसमें पूछते हैं कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल है। तो ज्योमेट्रिकल शेप का भी हम बेस यानी तरीका बता सकते हैं इस माध्यम से। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो काउंटिंग की बात की है, वो काउंटिंग का तरीका हमारा होता है या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो हम समझेंगे कि एडिशंस क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो काउंटिंग का वेज है, काउंटिंग का तरीका है। इसे हटाएं, यानी परमुटेशन को हम अरेंजमेंट करेंगे और कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन करेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करेंगे। अब इस चीज़ों को समझते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कि जो हमारा काउंटिंग का तरीका होता है, एक तरीका जो होता है वो एंड का होता है, सॉरी अभी उसको बाद में करेंगे। एक मल्टीप्लिकेशन होता है और दूसरा जो होता है तरीका वो ऐड का होता है। अब ये समझते हैं कि ऐड कब होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टर्म में। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, हमें जाना है मुंबई टू दिल्ली और फिर दिल्ली से हमें आना है पटना। एकदम इजी लैंग्वेज में समझ पाइएगा आप लोग इस चीज़ों से। मुंबई से दिल्ली आने का हमारे सामने दो वेज हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, दो रास्ता हो सकता है, लेकिन दिल्ली टू पटना आने का हमारे सामने 3 रास्ता है। बात समझिएगा, 1 2 3। अब अगर हमें आना है मुंबई से पटना, बातें समझिएगा आप, हमें आना है मुंबई से पटना, तो अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो यहाँ से आकर के फिर 3 तरीका हमारे सामने हो सकता है पटना पहुँचने का दिल्ली के बाद। मतलब कि अगर हम ए रास्ते से चलेंगे तो हमारे सामने A1 A2 और A3 3 रास्ता हो सकता है पटना तक आने का। अगर हम बी रास्ते से चलेंगे तो हमारे सामने फिर से 3 तरीका हो सकता है पटना तक पहुँचने का। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे सामने 6 तरीके हैं, 6 रास्ते हैं दिल्ली टू मुंबई टू पटना के लिए। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब ये 6 तरीके आया कैसे, ये भी समझ में आना चाहिए। मुंबई टू दिल्ली आने का कितना तरीका है, तो आप कह रहे हो सर 2 तरीका है। और दिल्ली टू पटना आने का कितना तरीका है, तो 1 2 3 3 तरीका है। अगर हम 2 को 3 से गुना करेंगे तब भी हमारे सामने 6 तरीका आएगा। बातें समझ में आ रही है आपको। ये भी 6 तरीका हमें दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना, यानी मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से पटना अगर हम आएंगे तो हमारे सामने टोटल 6 तरीका होगा और वहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी हमने गुना किया है। लेकिन जैसे ही हमने गुना किया तो ये समझ में आया कि लैंग्वेज आप समझना, मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटना, यानी एक घटना के बाद दूसरी घटना अगर घट रही है तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कहेंगे या एंड का रूल कहेंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन को हम एंड भी समझते हैं, यानी जहाँ भी और देखने को मिलेगा, और हिंदी वाला इस तरह से एंड वाला, और वहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं आपको। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यानी वहाँ अगर हम एक डिफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि जब घटना एक के बाद दूसरी घटती है, यानी क्रमबद्ध घटना घटती है, वहाँ हम मल्टीप्लिकेशन यानी एंड का रूल लगाएंगे। क्लियर हो गई चीज़ें, इसे मिटा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसा तरीका होगा कि अब हमें दिल्ली टू पटना आना है, अब हमें दिल्ली टू पटना आना है। जब दिल्ली टू पटना आना है तो हो सकता है कि हमारे सामने माध्यम 2 हो, या तो बस से आ सकते हैं, या तो बाई प्लेन आ सकते हैं, या बाई ट्रेन आ सकते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें प्लेन से आना होगा तो हो सकता है 2 रास्ता हो बाई प्लेन, यानी 1 और 2, ये प्लेन का रास्ता हो गया। लेकिन अगर हम ट्रेन से आना चाहेंगे तो हो सकता है हमारे सामने टोटल 3 रास्ता हो सकता है दिल्ली टू पटना का, यानी 1 2 3। चीज़ें समझ में आ रही है आपको। ये अगर हम ट्रेन से आएंगे तो बात समझना है आपको। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि दिल्ली से पटना आने का टोटल कितना रास्ता, कितना तरीका हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर अगर प्लेन से आएंगे तो 2 तरीका,
या अगर ट्रेन से आएंगे तो 3 तरीका। हमने या बोला है और नहीं बोला है, बात समझ में आ रही है? यानी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, तो टोटल आप कहोगे सर यहाँ 2 तरीका और यहाँ 3 तरीका, यानी 2 + 3 यानी टोटल 5 तरीका बनता है सर दिल्ली टू पटना आने का। क्लियर हो गया चीज़ें? बिल्कुल रट के नहीं जाना है आपको यहाँ से, और एकदम मज़ा आएगा आपको, क्लास में बने रहना है, बहुत कुछ आज सीखेंगे हम। तो अभी केवल हम ये समझाना चाह रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो काउंटिंग हम करते हैं, चीज़ों को गिनते हैं, उसके माध्यम मल्टीप्लिकेशन या ऐड हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे? जहाँ हमें एंड लगेगा यानी और की चर्चा होगी, और ऐड कब करेंगे? जहाँ हमें और यानी या की चर्चा होगी। दिल्ली टू पटना अगर प्लेन से आएंगे तो 2 माध्यम, या ट्रेन से आएंगे तो 3 माध्यम हमने यहाँ जोड़ा है, यानी जैसे ही ऐड आएगा उसे हम और के भी नाम से जानेंगे। तो फिर से हमने 2 चीज़ें और सीखा कि जब एंड आता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब और आएगा तो हम चीज़ों को जोड़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आगे बढ़ जाए, चलिए। ये चीज़ें था हमें समझना कि मल्टीप्लिकेशन और ऐड में क्या फ़र्क होता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को अगर हम पीसी भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं यहाँ पे परमुटेशन पी का मतलब और कॉम्बिनेशन सी का मतलब, यानी हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं, ये तो परिचय था हमारा मल्टीप्लिकेशन का और ऐड का। इसके बाद जो हम बात करेंगे इसका हम यूज़ देखेंगे आगे। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म की हम बात करते हैं जो हमारे आगे के क्लास में वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे जो पहली चीज़ें हैं वो है फैक्टोरियल। जो सबसे पहली चीज़ें हैं वो हमारा क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता है, जिनको भी पता है थोड़ा बहुत वो तो शायद तैयारी में होंगे वीडियो छोड़ने का, लेकिन जो भी देख लीजिएगा इस चीज़ों को ना, यकीनन आप बहुत कुछ नया सीख लीजिएगा फैक्टोरियल में, जो चीज़ें आपको नहीं पता है। फैक्टोरियल का सैम्पल कुछ ऐसा ही होता है, और आप ऐसे भी लगा सकते हो, है ना? ठीक है। फैक्टोरियल जैसा कि अगर कोई नंबर है n का फैक्टोरियल तो हम लिखते हैं 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। जैसे कि अगर हमने बोला 5 का फैक्टोरियल तो आप 1 2 3 4 और 5 तक लिखेंगे। 5 और 20 3 60 दूना 120, यानी 5 का फैक्टोरियल कितना? 120। समझ में आ गई आपको? ये जो n का फैक्टोरियल है उसे पता है हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिएगा, n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। ये चीज़ें समझना है आपको, इसका हम यूज करेंगे आगे। अभी ठीक है आप समझ रहे हो, वही चीज़ें हम लिखे हैं, लेकिन इसका जब हम आगे यूज करेंगे तो आपको होगी कठिनाई, इसलिए यहाँ पे आप इस चीज़ों को समझिए। n के फैक्टोरियल को हम लिख सकेंगे n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। समझ में आ रही है आपको बातें? अब ये चीज़ें क्या है? जैसे हमने बोला कि 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो 5 में से एक गया 4 का फैक्टोरियल और इंटू 5। अब वही चीज़ें हैं, 4 को हम लिखेंगे 4 3 2 1 और गुना 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल। चीज़ों को लिखते चलिएगा साथ साथ में। ये बातें समझ में आ रही है आपको? ये चीज़ें क्लियर हो गई ना? अब आते हैं कि जब 2 कंजुकेटिव वाले नंबर को, यानी जब 2 कंजुकेटिव फैक्टोरियल नंबर को जोड़ेंगे या जब 2 कंजुकेटिव फैक्टोरियल नंबर को घटाएंगे तब हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। देखिएगा, अब अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, n का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल। अभी चीज़ें हम जो आपको समझाए थे वो था कि n का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। हमने बोला n का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल। जैसे अगर हम आपसे पूछ देंगे 7 का फैक्टोरियल प्लस 8 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा? 7 का सॉल्यूशन, 8 का सॉल्यूशन, 8 7 6 5 करके गुना करके और फिर दोनों को जोड़ के आप आंसर करोगे। इसका डायरेक्ट बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला मिलेगा आपको बस समझते रहना है। ये हम कर सकते थे इसे n का फैक्टोरियल इंटू n+2।
कैसे होता है वो भी हम सिखाएंगे, बस आपको समझना है। मतलब ये था कि जब n का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 का फैक्टोरियल, मतलब दो कंजुगेटिव नंबर के फैक्टोरियल का जब हम सम करेंगे तो हमें n का फैक्टोरियल इनटू n प्लस 2 देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम आपसे ये क्वेश्चन किए थे तो अब आपको वो नहीं करना है, आपको क्या करना है और ध्यान क्या रखना है, n का फैक्टोरियल यहाँ क्या है और n प्लस 2 क्या है, तो जो मिनिमम नंबर है दोनों में वो हमारा n है। इसका मतलब ये हुआ कि n का फैक्टोरियल यानी 7 का फैक्टोरियल प्लस 7 प्लस 2, यानी 7 का फैक्टोरियल हमारा जो होगा वो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और 7 2 9, ये है हमारा आंसर। समझ में आई आपको बातें, चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे कि आखिर हुआ कैसे ये चीज़ें, है ना, तो वो समझते हैं। पहले ये हमारा एग्जाम्पल था। आप देखो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर को हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। तो जब हम इस n के फैक्टोरियल को रहने देते हैं और n प्लस 1 का फैक्टोरियल, मतलब समझिए कि ये पूरा का पूरा हमारा a का फैक्टोरियल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a-1 का फैक्टोरियल और इंटू a, ऐसे ही लिखेंगे ना। इसका मतलब है कि चीज़ों को हम ऐसे लिखेंगे n प्लस 1 माइनस 1, जो ये माइनस 1 है क्योंकि पूरा हमारा a का फैक्टोरियल है, और इसका फैक्टोरियल इनटू n, और n के जगह पे तो ये हो गया n प्लस 1। क्लियर हो गई चीज़ें, समझ में आपको। अब आप बताना यहाँ से कि ये से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई ना, प्लस और माइनस का, और n का फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ केवल रह गया n का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। अब बताओ n का फैक्टोरियल यहाँ और यहाँ कॉमन अगर हम निकाल लेंगे तो n प्लस 1 तो है ही, और यहाँ भी क्या था 1, यानी 1 प्लस 2 मिल चुका है आपको LHS का वैल्यू RHS के बराबर, और यही था हमारा प्रूफ। चीज़ें समझ में आई आपको, क्लियर हो गया ये बातें ना। अब जब अच्छे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना तो वहाँ 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं इस फैक्टोरियल और इस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। इस चीज़ों को आप अच्छे से समझना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। ये बातें समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो गया कि कैसे हो रहा था ये चीज़ें। आप लिखते चलो कॉपी पे, आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इस चीज़ों को। बिल्कुल आज की क्लास बेसिक होगी जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखोगे। बेसिक का मतलब जोड़ घटा वाला चीज़ें नहीं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है, शायद नाम सुने होगे इसका फैक्टोरियल का। अभी ये सब रिजल्ट जो आपको दिख रहा है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आइए उसके बाद ये भी कह सकते थे कि जब दो कंजुगेटिव नंबर का हमें अंतर चाहिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल, दोनों के लिए सही होगा चीज़ें। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 8 का फैक्टोरियल माइनस 7 का फैक्टोरियल, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। या इसी को हम पूछ लेंगे 7 का फैक्टोरियल माइनस 8 का फैक्टोरियल, तब क्या होगा। आप बैठ जाओगे करने के लिए ना, बिल्कुल नहीं करना है वैसी चीज़ें। करना क्या है, यहाँ से हमें बस ये करना है n इंटू n का फैक्टोरियल, और मिल चुका है हमारा आंसर, मिल चुका है आपका आंसर n इंटू n का फैक्टोरियल। अब आपको शायद ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर ये चीज़ें नहीं आई है तो फिर से प्रूफ करके दिखा दें, बस वही चीज़ें जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ भी करना है, कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछ देंगे 9 का फैक्टोरियल माइनस 8 का फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, अब ध्यान रखना है कि यहाँ n क्या है, ध्यान क्या रखना है, n क्या है, तो n आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी यहाँ होगा 8 इंटू 8 का फैक्टोरियल, आंसर हो गया आपका। समझ में आ रही है आपको। उसके बाद अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे और आपका क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये था हमारा दो बेहतरीन फार्मूला जो हम डिराइव किए हैं, निकाल पाए हैं फैक्टोरियल में। उसके बाद ये तो था पहले कि हमने n का फैक्टोरियल देखा कि जो वह n वैसे करके 1 2 3 और ये n तक, इसको आप इस भी तरीके से लिख सकते थे ना, n गुना n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के 1 तक, ये भी तरीका हमारा हो सकता था लिखने का। ठीक है, वो तो आगे की चीज़ है।
यहाँ देखिएगा, उसके बाद हमने ये सीखा, उसके बाद हमने ये सीखा, उसके बाद हमने ये सीखा। अब आते हैं कि क्या निगेटिव नंबर के लिए भी फैक्टोरियल सही है। ओह शिट, क्या निगेटिव नंबर के लिए भी फैक्टोरियल सही है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछेंगे -4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर नॉट डिफाइन। क्लियर हो गई सभी को। माइनस में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। या अगर हम आपसे पूछ देंगे 3/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहोगे सर नॉट डिफाइन, मतलब सर फ्रैक्शन में भी फैक्टोरियल का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ देंगे कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई, अगर हम आपसे पूछ देंगे कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, तब आप क्या कहोगे सर वहाँ 1 होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम आगे सीखेंगे। थोड़ा सा आप वेट कर लो जस्ट अ सेक, उसके बाद हम सीखते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। फिलहाल आपको ये हमने फैक्टोरियल में दिखा है, इसको लिखना है, आप लिख लो, वरना हम हटा के और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाए, चलिए। ये था फैक्टोरियल का हमारा चर्चा, जितना हम यूज करेंगे आगे की क्लास में, आगे के कॉन्सेप्ट में। देखिएगा, ये एनपीआर और एनसीआर का मतलब ये होता है कि आर टर्म्स फ्रॉम एन। अब एन कुछ भी हो सकता है, एन नंबर, एन थिंग्स, एन पीपल, एन मैंगोज, एन एप्पल, कुछ भी, और उसमें आर का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। इसका मतलब हमने आपको समझाया कि जहाँ एनपीआर और एनसीआर कुछ ऐसा लिखा होता है, अभी आपको नहीं पता कि क्या होता है, छोड़िए उस चीज़ों को। इसका मतलब ये होता है कि आर टर्म्स फ्रॉम एन, एन कुछ भी हो सकता है, मैन, थिंग्स, एनिमल, एप्पल, कुछ भी, है ना। वहाँ से हम क्या करते हैं, आर टर्म्स को निकालते हैं, तब हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये लिखने का तरीका है हमारा। अब समझते हैं जहाँ एनपीआर है और एनसीआर है, वहाँ क्या हो सकता है, आर की पॉसिबिलिटी और एन की पॉसिबिलिटी, ये बातें हम समझेंगे। देखिए, आर जो है वो एन के बराबर या एन से छोटा हो सकता है। आर जो है वो हमारा एन के बराबर या एन से छोटा हो सकता है। परमुटेशन में क्या होता है कि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में यही वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ये चीज़ें समझ में आई आप सभी को। ये एक परमुटेशंस का तरफ है और ये कॉम्बिनेशन के तरफ है। क्लियर हो रही है बातें। उसके बाद अब हम करते हैं बात फॉर्मूला का। जब फॉर्मूला की बात करते हैं तो एनपीआर में होता है फॉर्मूला n का फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस आर का फैक्टोरियल। एनपीआर को हम लिख सकते हैं, एनपीआर को लिख सकते हैं p ऑफ एन आर, p ऑफ एन आर, या इसी को लिख सकते हैं NPR। क्लियर हो गई चीज़ें। उसके बाद NCR में आते हैं, इसे भी वैसे ही लिख सकते हैं C ऑफ एन आर, या तो फिर ये लिख ही सकते हैं, फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये होता है हमारा दोनों का फॉर्मूला। क्लियर हो गई ना चीज़ें, समझ में आ रहा है एक करके सभी को। अब आप बताना यहाँ से थोड़ा सा कि हमें एक चीज़ यहाँ दिख रही होगी कि n का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। n का फैक्टोरियल बराबर n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो क्या एक रिलेशन यहाँ मिल सकती है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में? बिल्कुल मिल सकता है। आप कह सकते हो यहाँ से ये चीज़ें समझना है आपको कि NCR का जो फॉर्मूला होगा वो इतना, ये जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर देगा रिजल्ट हमें, यानी NPR बटा R का फैक्टोरियल। ये एक दोनों के बीच हमें रिलेशन मिला, या हम इसे इस भी तरीके से लिख सकते थे NPR का जो फॉर्मूला होगा R का फैक्टोरियल इंटू NCR के बराबर होगा। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन इसका एग्जाम्पल रिलेशन है जो NCR और NPR में मिलता है हमें। ये बातें आपको क्लियर हो गई, चीज़ें समझ में आया कि इस दोनों से हमने दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लिया, वो आप समझ रहे हो।
क्लियर हो गई। अब इस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम करेंगे कि ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसका भी एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है, बहुत ही अलग टेक्निक है, वो हम सिखाएंगे। पहले इस चीज़ों को आप कॉपी पे लिखना शुरू करिए। समझ में आ रहा है? कहीं से कोई चीज़ फालतू तो नहीं नज़र आ रही है? सब चीज़ें काम की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस यहाँ तक रुक जाते हो, सीख के अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, वो हम करेंगे। आप इसे लिखो जल्दी। हमने क्या देखा अभी कि जब हम परमुटेशन का फॉर्मूला कर रहे थे तो NPR हमें मिला था। एक चीज़ समझना है कि जो N होता है वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है और जो R होता है सबस्क्रिप्ट होता है। क्या हम बोल रहे हैं? N को हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और R को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। N को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और R को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और फॉर्मूला हमने आपको ये बताया N का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल। जैसे कुछ एग्जांपल है, अगर आपके सामने NP4P2 ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल जाए, आपको सॉल्व करना है। करना क्या है, ध्यान से समझना है इस चीज़ों को। देखिए, 4 जो है सब सुपरस्क्रिप्ट है और 2 सबस्क्रिप्ट है, तो नीचे को देखना है। 2 है तो 4 को 2 बार लिखना है घटते क्रम में। हो गया आपका आंसर। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे क्यों कर रहे हो? हमें पता है एक चीज़, क्या पता है वो समझाते हैं। आते हैं फॉर्मूला से। 4 का फैक्टोरियल और नीचे 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो 4 का जो फैक्टोरियल है 4 माइनस 3 गुना 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे 2 का फैक्टोरियल होगा। ये चीज़ें तो कट ही जाना है, तो केवल और केवल हमें मिला क्या? 4 गुना 3। बात समझ में आ रहा है? जैसे 10P3, तो हमें ये नहीं करना है वाई फॉर्मूला बिल्कुल लिखना है फिर काटना है। बातें हमें समझ में आती है। तो आप ये कर सकते हो कि 10, 9, 8 मिल चुका है हमें आंसर, क्योंकि आपको पता है नीचे वाली जो वैल्यू होगी, जो इसके आगे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो तो नीचे वाला वैल्यू को काट ही देगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम क्यों वो लिख करके और काटने में टाइम वेस्ट करें। आपको पता है 10 को लिखना है कितना बार? 3 बार घटते क्रम में, 10, 9, 8 ऐसे करके। अगर चीज़ें आ जाता है ऐसे 5P3, तो 5 को कितना बार लिखना है? 3 बार लिखना है। कैसे? 5, 4, 3 मिल चुका है हमें आंसर। समझ में आ गया आपको? जब फॉर्मूला NPR के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना था, ये चीज़ें आप समझ गए हो। उसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके आगे अगर आपके कॉम्बिनेशंस में फॉर्मूला आए, ये कैसे हम लिख सकते थे वो हमने बताया आपको। कॉम्बिनेशन NCR, ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट और R क्या है? सबस्क्रिप्ट। फॉर्मूला क्या होता है? N का फैक्टोरियल, N माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल। जैसे क्वेश्चन आ जाए 10C3, करना क्या है? बिल्कुल आसान है। पहले ये समझिए, 10 का फॉर्मूला पे जाते हैं तो 10 का फैक्टोरियल, 10 में से 3 गया 7 का फैक्टोरियल और गुना 3 का फैक्टोरियल। तो इस चीज़ों को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 10, 9, 8 लिखेंगे और 7 वाला चीज़ों तो यहाँ से कट ही जाना है, और फिर 3 को हम लिखेंगे 3, 2, 1, मतलब ये चीज़ें का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब हमने क्या लिखा फाइनली, जो समझना है आपको, कि 10, 9, 8 यानी 3 बार लिखा है घटते क्रम में, जो ये 3 है, और नीचे कॉम्बिनेशन में इस 3 को घटते क्रम में लिख देना है 3, 2, 1 में। जैसे समझना है 7C2 हमने लिखा, तो करना क्या था? 7 गुना 6 और 2 गुना 1, आंसर आपका हो गया। जैसे अगर हमने आपको बोला कि 12C3, तो करना क्या है? 12 को लिखना है 12, 11, 10 और 3 को लिखना है 3, 2, 1। जैसे हमने बोला 15C4, तो 15, 14, 13, 12, 4, 3, 2, 1 मिल चुका है हमारा फॉर्मूला। अब ये नहीं कि एक और घटा के और चीज़ों को काटना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं वैसा करना है। तो वो परमुटेशंस और ये कॉम्बिनेशंस में अगर फॉर्मूला आपको मिले तो आप इतना स्मार्ट तरीके से इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम उस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी हम आगे यूज करने वाले हैं। बातें समझ में आ रहा है? छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उस चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम आगे इसका यूज़ देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट का। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि NPR था,
ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NP0, तब क्या फॉर्मूला होगा, तब आप कहोगे सर n का फैक्टोरियल और n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यही करते हो ना आप, यानी n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल बराबर 1। ये समझ में आई आपको। NP0 में n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो ये n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल क्या दे रहा है हमें, 1 दे रहा है। अगर हम इस चीज़ों को NPn के फॉर्मेट में लिखें, मतलब हुआ कि जब हम r को एक बार 0 और r को एक बार n के बराबर लिख रहे हैं तो फॉर्मूला n का फैक्टोरियल और n माइनस n का फैक्टोरियल, यानी यहाँ n का फैक्टोरियल और मिला 0 का फैक्टोरियल। और हमने आपको बताया था शुरू में कि जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो कितना देता है, 1 देता है, यानी यहाँ पे ये जो चीज़ें हो गई वो n का फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल कितना है, आप कहोगे सर 1 है। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ से कि जो ये वैल्यू है वो n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल है ना ये चीज़ें, और n का फैक्टोरियल किसके बराबर आपको दिख रहा है, n का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल। जब हम 0 के फैक्टोरियल को यहाँ भेजेंगे तो 0 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल, ये दोनों चीज़ें कट गई, एक मिला, यानी 0 का फैक्टोरियल 1 होगा। हमने आपको बोला था, बाद में प्रूफ करके दिखाएंगे। चीज़ें समझ में आई आपको। 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर मिला हमें, 1 के बराबर मिला। कैसे मिला, परमुटेशंस के फॉर्मूला से। बातें समझ में आ गया, यानी 2 फार्मूला हमने और देख लिया, NP0 का वैल्यू 1 और NPn का वैल्यू n के फैक्टोरियल के बराबर होता है। समझ में आ गया। अब इस चीज़ों को मिटा दें, लिखना है आप लिख सकते हो कॉपी पे। उसके आगे अब समझते हैं, आपने किया था NCR पढ़ा था, NCR पढ़ा था। NCR में हमने क्या देखा था कि इस चीज़ों को अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक और तरीका है NCn-r। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला कि 10C7, 10C7, या हम इसे लिख सकते हैं 10C, 10 में से 7 क्या, यहाँ देखो 3। ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल क्या है, इक्वल है। 10C7 बराबर 10C3, दोनों चीज़ें आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी क्या है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला टर्म आता है वो समझना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे आए NC0, NC1, NC2, NC3 और ये कंटिन्यू हो NCn तक, बातें समझ रहे हो, ये चीज़ें हो, और आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सा टर्म मैक्सिमम है, और अगर n का वैल्यू हमें पता हो तो, बातें समझ रहे हो, n का वैल्यू अगर हमें पता हो तो पूछा जाता है कि कौन सा टर्म आपका मैक्सिमम होगा। अब n के जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। मतलब n का जो नंबर है वो 2 तरह के हो सकता है, या तो ऑड नंबर हो सकता है या तो इवन नंबर हो सकता है। जैसे हमने अगर आपसे बोला कि अगर n का वैल्यू 4 है तो इस टर्म में आपको बताना है कि कौन सा जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, तो आप यही लिखोगे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। बताना है कौन सा टर्म आपका मैक्सिमम है। करना क्या है, वैसे तो सारा फॉर्मूला निकाल के आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, जब आपका n का वैल्यू इवन हो, यहाँ समझते हैं इस चीज़ों को, जब आपका n का वैल्यू क्या हो, हमारा इवन हो, तब आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो NCn/2 होगा। मतलब जैसे हमने बोला था कि अगर n का वैल्यू 4 है तो 4C2 ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब इस वाले लाइन में ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। अगर हमें n का वैल्यू सपोज 8 होता और आपसे मैक्सिमम टर्म पूछा जाता तो सीधे हमें NC और n/2 का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, यानी हमें करते कि 8C8/2 यानी 8C4, ये वाली टर्म क्या होती, मैक्सिमम होती। लेकिन अगर n का वैल्यू इवन ना हो करके ऑड आ जाए, अगर n का वैल्यू इवन ना हो करके ऑड आ जाए, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम टर्म का।
अगर n का वैल्यू ऑड आ जाए तब क्या करेंगे कि हमें जो मैक्सिमम नंबर चाहिए, सॉरी मैक्सिमम टर्म चाहिए, वो होगा nc n-1/2 और nc n+1/2। ये दो टर्म आपका मैक्सिमम होता है। बातें समझ रहे हो कि जब आपका n का वैल्यू ऑड होगा तो आपका ये दो टर्म मैक्सिमम होता है, nc n-1/2 और nc n+1/2। जैसे कि अगर n का वैल्यू 5 हो, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो 5c 2 और 5c 3 ये दोनों नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर होंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या? बातें समझ में आई आपको कि मैक्सिमम टर्म कैसे निकालेंगे? जब हमारा n नंबर ऑड होगा और n नंबर जब इवन होगा। चीज़ें क्लियर हो गई? लिखना है कॉपी पे, आप लिख लो, इस चीज़ों को हम मिटाएंगे। इसके आगे हम बात करेंगे, देखेंगे कि अगर आपके प्रश्न कुछ ऐसे आते हैं NCR + NCR-1, जैसे कि अगर ये 10C7 या 10C6 बताना है दोनों का सम क्या होगा। अब एक तो तरीका है कि दोनों का फॉर्मूला करिए, फॉर्मूला के बाद जो सम आता है वो करिए, ये समझ में आती है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती है तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला होता है n+1 × CR। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, n+1 × CR। अब जहाँ n की बात है तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल नंबर हैं, तो n+1 यानी 10 + 1 11, और r क्या होता है, मैक्सिमम नंबर। r कौन सा नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर होता है। यानी ये दोनों का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो आपका ये होगा। बहुत बेहद खूबसूरत ये सारी रिजल्ट है हमारी। अब इस चीज़ों को बिल्कुल माइंड में रखना, आगे बहुत हेल्प होने वाला है। और हम इस चीज़ों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लगभग 10 से 12 वीडियोज़ में करेंगे। एक साथ अगर पूरा कर देंगे तो शायद आप वो चीज़ संभाल नहीं पाओगे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को करते समझते चलेंगे। ये समझ में आई सारे लोगों को ना कि क्या करना था कि अगर NCR + NCR-1 बराबर n+1 × n+1 CR होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब समझते हैं आगे। अगर ये चीज़ें NCR को हमें वटा के फॉर्म में लिखना था, यानी n और r को अगर आगे लिखना था, यानी n/r के फॉर्म में लिखना है, तब हम उसे n-1 × CR-1, ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। जब NCR को लिखना है तो n/r × n-1 CR-1। जैसे कि अगर आपके सामने 10C3 है, सपोज करो कि 10C3 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 10/3 और उसके बाद n-1 यानी कि 10 में से 1 गया 9, C 3 में से 1 गया 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको और आगे विस्तार कर सकते हैं। देखिए NC2 को फिर से लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से 9/2। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ 8C1 होगा क्योंकि n-1 और r-1 करना है। फिर से इस चीज़ों को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से 10/3 9/2 और ये हो गया 8 और ये हो गया 7C0। बात समझ रहे हो? 7C0 को जब सॉल्व करेंगे तो 7 का फैक्टोरियल, आपको पता है ना ये चीज़ें, और नीचे 7 का फैक्टोरियल, बिल्कुल आसान है। यानी ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। यानी ये चीज़ें आपका हो गया 1। इसका मतलब है कि अब बस हमारे पास इतना ही वैल्यू है जिसको सॉल्व करना है। तो ये एक एक्सपैंड चीज़ें हो गई इसको सॉल्व करने का। एक अलग तरीका हो गया इस वाले फार्मूला को सॉल्व करने का कि जब हमें NCR के रूप में वैल्यू दिया हुआ है तो आप n/r × n-1 × CR-1 के भी रूप में करके आप फार्मूला को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई चीज़ें? मिटा दें इस चीज़ों को, हम समझ में आ रही है सारे लोगों को? अब हटाएं, इसको लिखना है, आप लिख सकते हो कॉपी पे। इसके आगे समझते हैं NCR और NCR-1। अगर आपका ये चीज़ें डिवाइड के फॉर्म में हो, अभी तो हमने देखा कि अगर प्लस के फॉर्म में हो, या जब हमें n और r को आगे निकालना है बटा के फॉर्म में, तब भी वो चीज़ें समझ पाए। अब आप समझिएगा इस चीज़ों को क्या करेंगे, n-r+1/r डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल याद रखना है आपको। डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे अगर हम आपके सामने 10C7/10C6 फार्मूला दे दिए, 10C7/10C6 सेम फार्मूला है, तब एक तो तरीका है इसे सॉल्व करिए, तब जाके आप आंसर करोगे। डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है तो n-r,
आर कौन सा, मैक्सिमम, आर कौन सा, मैक्सिमम, और बटा आर यानी 7, यानी 10 में से 1 गया, 10 1 11, यानी 7 4 11, 4/7, ये हमारा क्या है, आंसर है। कितना आसान हो गया ना, चीज़ें समझ रहे हो कि NCR बटा NCR-1 का अगर फॉर्मूला चाहिए तो n-r+1/r होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं तो आप इसको सॉल्व करके भी आंसर कर सकते हो। इस चीज़ों को मिटा दें हम, समझ गए हो आप ना, मिटा के आगे फिर हम बढ़ते हैं। और अब अगर आपका ये जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है समेशन के फॉर्म में हो, जहाँ r का वैल्यू 0 to n होता है, समेशन के फॉर्म में हो, यानी NCR, जैसे कि अगर ये चीज़ें NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और ये चीज़ें कंटिन्यू हो NCN तक, तब बताना है आपको। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अगर ये समेशन 9 हो, सॉरी 5 कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, और नीचे क्या है, R लिखा हुआ है, तो आपको पता है R कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 5 तक होगा। और यहाँ पे अब हमें पता चल गया ये 5CR लिखना है, यानी NCR लिखना है, सॉरी NCR लिखना है, मतलब 501 5C01 5C2 5C3 5C4 5C5, कहाँ तक लिखना था, इन 0 से लेके 5 तक R का वैल्यू। अब बताओ इसका सम क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 2n, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2n, एकदम याद रखना है। 2n का मतलब 2⁵, 32 इज योर आंसर। बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा ऐसी चीज़ें, सच बता रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है वो चीज़ें हमें पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ऐसी चीज़ें आपने अभी सीख रहे हो, तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करिए इस चीज़ों को, ताकि वो उनको भी अच्छा लगे और वो भी आगे इस चीज़ों को बढ़ा पाएँ। फ़िलहाल आपको समझना है कि जब आपके समेशन के रूप में ये चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है, NC0 NC2 NC1 NC4 5n तक, तब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है 2n के रूप में। क्लियर हो गई, और फिर आपका ये सारा तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब शायद आप समझ चुके हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उस चीज़ों को करेंगे। अब फिर से हम लौट के वापस आते हैं परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग काउंटिंग वाले तरीके पर, जो मल्टीप्लिकेशन और ऑड का तरीका था। कुछ सवाल है उसके लिए, वो सवाल को हम सॉल्व करेंगे और समझते चलेंगे बारी बारी से। आपको हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड होता है, और सबसे ज़्यादा यूज हम करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन का। एंड मतलब गुना। देखते हैं कि कैसे हम इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये करता है अदा, अपने इस मल्टीप्लिकेशन जो है वो काउंटिंग में कैसे सबसे ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी, एकदम आराम से समझना है, 3 डिजिट्स नंबर आर देयर। कहते हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। वैसे तो ये बहुत आसान है, चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इस चीज़ों को समझेंगे। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, पक्का आपको काउंटिंग वाली चीज़ें हैं, काउंटिंग करना है। वैसे आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 के बीच में होगी, मतलब टोटल कितना होगा। आप कहोगे सर 899 + 1, यानी जो अंतर ये होता है वो डिफरेंस +1 होता है, यानी ये टोटल कितने हैं सर, हमारे सामने 900 है। यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 900 है। ये चीज़ें तो आपको पता है। अब हम आते हैं जो पढ़ रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, कैसे करेंगे उस चीज़ों को, कैसे समझेंगे। 3 अंकों की कुल संख्या चाहिए, 3 अंकों की कुल संख्या चाहिए ना। हमने आपको बताया है वैसी चीज़ें नंबर के साथ खेलने के लिए, हाउ टू यूज सम डिजिट्स और टू क्रिएट अ नंबर, वो चीज़ें हमने आपको सिखाया है, पिछली वीडियो में हमने बताया था। लेकिन आइए यहाँ भी समझते हैं कि हमारे सामने जो नंबर होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 संख्याएँ होती है। तो जब हमारे सामने 3 अंकों की कुल संख्या बनाना है, तो आपको ये चीज़ें पता है कि यहाँ वही 0 से लेकर के 9 तक कोई ना कोई नंबर पॉसिबल है इस तीनों जगह पे, समझ रहे हो। जैसे या तो 1 2 3 या 3 2 1 या 1 1 1 1 2 2, ऐसे कुछ नंबर पॉसिबल है। सॉरी,
1 to 4 कुछ ऐसा ही नंबर पॉसिबल है, 0 से 9 तक लेकर के 3 अंकों के, और टोटल हम संख्या बनाएंगे कितना बनता है। तो जब हम यहाँ 0 से लेकर के 9 तक कुल संख्या भरेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी नंबर लिखने का, तो आप कहोगे सर टोटल 10 पॉसिबिलिटी है, कोई भी संख्या आ सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 130, 3 अंकों की संख्या है या नहीं है, तो आप कहोगे जी हाँ है। तो 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 9 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 0 से 9 तक हम टोटल संख्या 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम यहाँ 0 से 9 तक संख्या को लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर अगर यहाँ 0 लिख देते हो, जैसे हम बनाते हैं 0 1 2, क्या ये 3 अंकों की संख्या बनी है? तो आप कहोगे सर जब 0 आगे लगता है तो केवल और केवल ये 2 अंकों की संख्या बनी है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 0 को छुड़ा करके 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को लिख सकते हैं, और ये टोटल 9 पॉसिबिलिटी देगा। और मल्टीप्लिकेशन रूल करना है, 9 दहें के 90 गुना 100, टोटल 900 तरीके होंगे। देखिए आपके सामने आंसर मिला है, ये जो 900 यहाँ पे था। चीज़ें शायद आपको समझ में आई होगी कि कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल हमारे इस काउंटिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस चीज़ों को मिटा दें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। जैसे आप समझते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर, हमने ये दिया नंबर के बारे में बोला, अभी जो हमने बोला कि ये 9 है, 10 है और 10 है, टोटल 900 है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एक कि हम नंबर को रिपीटेशन कर सकते हैं, जो नंबर फर्स्ट वाले प्लेस पे है वो नंबर सेकंड प्लेस पे हो सकता है, या थर्ड प्लेस पे भी हो सकता है, नंबर रिपीटेशन होगी। तो यहाँ पे ये था कि रिपीटेशन आपका अलाउ था, रिपीटेशन जो था यहाँ पे वो आपका अलाउ था, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम आपको कह दें कि जो नंबर यहाँ लिख दिए हैं वो यहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए, या फिर जो नंबर हम ये दोनों जगह पे लिख दिए हैं वो यहाँ लिखा हुआ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला वो है वो हमारा है रिपीटेशंस नॉट अलाउड, वो है रिपीटेशंस नॉट अलाउ, है ना। मतलब ये है कि आपको नंबर का रिपीटेशन नहीं करना है। उस कंडीशन में इसका आंसर क्या होता वो समझते हैं। पहली वाली नंबर पे तो केवल और केवल पहली वाली प्लेस पे तो 9 पॉसिबल है। अब बताओ कि 0 से यहाँ 1 से लेकर के 9 तक हम कोई संख्या लिखे हैं, तो यहाँ जो चीज़ें हमें लिखना है, तो जो चीज़ें यहाँ आ गई होगी यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि टोटल 10 पॉसिबिलिटी थी, लेकिन एक नंबर हम पहले ही लिख चुके हैं, तो केवल अब और यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी हो गई। बात समझ रहे हो? ये है रिपीटेशंस नॉट अलाउड का आंसर। अब जो डिजिट यहाँ लिख दिए, जो डिजिट यहाँ लिख दिए, वो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी टोटल 10 अंकों की है लिखने की, लेकिन 2 अंक तो ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। इसका मतलब है कि अब केवल हमारे सामने 8 पॉसिबिलिटी है। अब ये टोटल हमारा आंसर हो गया। जब आपका क्वेश्चन होता रिपीटेशंस नॉट अलाउड, चीज़ें समझ गए? अब हम इस चीज़ों को मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। शायद आप समझ गए होंगे ना चीज़ों को। अब अगर यही क्वेश्चंस 3 डिजिट में केवल ऑड नंबर की बात करता, हाउ मेनी ऑड नंबर, या आपसे केवल हाउ मेनी इवन नंबर की बात करता, बात समझ रहे हो? हाउ मेनी ऑड नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर, या केवल आपसे कहता कि वैसे 3 अंकों की संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे केवल 3 हो, केवल 5 हो, वैसे बहुत सारे के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अगर ऑड नंबर की बात करता है तो टोटल तो 3 अंकों की संख्या 900 है। उसमें आपको पता है कि आधा ऑड नंबर होगा, यानी 450 ऑड नंबर होगा और 450 ही इवन नंबर होगा। आधा ऑड और आधा इवन होता है। चीज़ें समझ रहे हो आप? अब आप बताओ सर यहाँ से कि अगर हमें केवल ऑड नंबर चाहिए होगा तो आप बताइए कि पहले नंबर पे कितना पॉसिबिलिटी है। अभी हम रिपीटेशंस अलाउड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले नंबर पे कितना पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे कि सर टोटल 9 पॉसिबिलिटी है। दूसरे प्लेस पे तो 10 पॉसिबिलिटी है। तीसरे प्लेस पे केवल ऑड नंबर की बात करता है। ऑड नंबर कहने का मतलब है कि केवल यहाँ 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं या 9 लिख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे कोई और नंबर लिख सकते हैं, तो आप कहोगे जी नहीं, इसका मतलब टोटल 5 पॉसिबिलिटी है, यानी 9 × 5 = 45 × 10 450 आंसर। ये भी 450 और ये भी 450। अगर इवन नंबर की बात होता तो केवल अगर इवन नंबर की बात होता तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सारी नंबर लिख पाते हम यहाँ पे, यानी उसमें भी टोटल 5 पॉसिबिलिटी थी। बातें समझ में आपको आ रही है? तो इस तरह से जो बेसिक क्लास है हम इसी तरह से एक एक करके वीडियो बढ़ते चलेंगे। इससे आगे हम कल कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी पैटर्न पर, और बहुत सारी चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करके वो हम लेके आएंगे जो आपको जिस तरह का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से। और आप बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।